नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। जैसा कि हमने ज्योग्राफी में हमने देखा था कि जो पृथ्वी है, इस तरह से पृथ्वी, और पृथ्वी की हमने आंतरिक संरचना को जाना था। इस तरह से हमने पृथ्वी को बनाया था। पृथ्वी के ऊपरी भाग को, मतलब इस तरह से, जो कि 135 लगभग एवरेज 35 या 34 किलोमीटर के आसपास पृथ्वी की भूपर पट्टी से अगर 35 किलोमीटर तक नीचे आते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग, इसे हम भूपर पट्टी कहते हैं। भूपर पट्टी, ठीक है, इसे हम भूपर पट्टी कहते हैं। फिर कहते हैं हम लोग मेंटल, और फिर कहते हैं क्रू, ठीक है। इस तरह हम कहते हैं ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक के, ऊपर से लेकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई को मेंटल कहते हैं, और ऊपर से लेकर यहाँ तक की जो निचली गहराई है, जो कि 6370 किलोमीटर की जो गहराई है, इसे हमने मेंटल कहा। मैंने कहा था कि भूपर पट्टी का जो ऊपरी भाग है ये कैसा है, ठोस भाग है, जिस पर हम लोग रहते हैं, और हम पृथ्वी के ये ऊपरी भाग पर रहते हैं। हमने इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जाना था कि आंतरिक संरचना, इसे हमने कहा था सियाल, इसे कहा था हमने सीमा, इसे कहा था हमने निफे, इस तरह से कहा था। कुछ अलग अलग असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी को भी मैंने बताया था कि कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी जो इनके अंदर अलग अलग पाई जाती है। तो हमने डिसकंटिन्यूटी, मैंने कहा था कि पृथ्वी का जो ये भाग है, भूपर पट्टी वाला भाग, ये संवहन धाराओं के द्वारा क्या हो रहा है, तैर रहा है। संवहन धाराओं के कारण तैर रहा है। और पृथ्वी का जो ये क्रोड है, ये लोहा और निकिल का बना हुआ है, लोहा और निकिल का बना हुआ है, इसलिए तो इसे निफे कहते हैं। निकिल और आयरन यानी फेरस के कारण इसे हम कहते हैं क्रोड कहते हैं। और ये क्रोड कैसा है, हमारा ठोस है। तो पृथ्वी का जो केंद्र है, यह जो क्रोड है, ये कैसा है, ठोस है। इस बात का सबूत मिलता है। मेंटल वाला भाग, इसमें लावा पाया जाता है, लावा या मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा। और यही लावा और यही मैग्मा जब बाहर निकलता है, अब ये बाहर किस रूप में निकलेगा, कैसे हमने पहचाना कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें हमने एस तरंगे, पी तरंगे, अलग अलग तरंगे होते हैं। मैं बताऊंगा कि तरंगे क्या होती है जब हम भूकंप पढ़ेंगे तब। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैग्मा, ये मैग्मा या लावा ये बहुत गर्म होता है। और मैंने ये भी बताया है कि 32 या 34 मीटर नीचे जाने पर, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। तो पृथ्वी पर 32 मीटर की गहराई पर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। लावा और मैग्मा जो होता है ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये क्या करता है, यहाँ से ऊपर पृथ्वी की ओर आता है, ऊपर उठता है। और ऊपर जब यहाँ पर लावा ऐसा जमा हुआ है, ये जो लावा है पूरा पिघला हुआ भाग है, ये लावा इस तरह जमा हुआ है, तो उनसे एक संवहन धाराएं निकलती है, जिससे पृथ्वी की सारी प्लेटें ऐसे उसके ऊपर ऐसी तैर रही होती हैं। सारी प्लेटें कैसे, अलग अलग प्लेटें हैं पृथ्वी पर। तो जो भूपर पट्टी वाला भाग है ये पूरा पूरा तैर रहा है। अब ये भूपर पट्टी वाला भाग, तो पृथ्वी का जो भूपर पट्टी वाला भाग है, ऊपरी भाग, इसे भी अलग अलग मंडलों में विभाजित किया है। तो कितने, तो पृथ्वी को या पृथ्वी के मंडल, पृथ्वी के मंडल कौन कौन से वो मंडल है जिसमें विभाजित किया है। पहला है स्थल मंडल, स्थल मंडल। दूसरा है जल मंडल। तीसरा है हमारा वायुमंडल। चौथा है जैव मंडल, जैव मंडल। इंग्लिश में देखना चाहो, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर, इसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, है ना, इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, इसे कहते हैं बायोस्फीयर। तो इस तरह से हमने अलग अलग स्फीयरों को देख लिया। तो इतने सारे स्फीयर हैं जो कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल की बात करें। स्थल मंडल की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी पर ये जो भूपर पट्टी वाला भाग है, जो कि अगर पृथ्वी के ऊपरी भाग को इस तरह से मैं भूपर पट्टी को ले लूँ, सिर्फ इतने से पोर्शन को जो कि ऊपर का है, तो आप देख पाएंगे कि भूपर पट्टी का जो ऊपरी पोर्शन है, यानी स्थल मंडल की बात करूं तो स्थल मंडल, यहाँ पर मैंने वही दिया है लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। तो इसी स्थल मंडल में जो पृथ्वी है, इस स्थल मंडल में कुछ जगह पर स्थल है
और शेष जगह पर क्या है, जल है। इन दोनों से मिलकर बनी हुई है। स्थल को हम बोलते हैं महाद्वीप, महाद्वीप, और इसको बोलते हैं महासागर, महासागर। महाद्वीप कितना है, तो 29% पर महाद्वीप है। महासागर कितना है, तो लगभग 71% भाग पर क्या है, महासागर है। यानी क्या पाया जाता है, जल। तो यही कहा जाता है कि पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, 71% भाग पर, और 29% पर क्या पाया जाता है, तो महाद्वीप पाया जाता है। आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि जो महाद्वीप है ये 29% में महाद्वीप पाया जाता है, और पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है। पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है। ये है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का है दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अगर पृथ्वी की बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 61% क्या है, जल है। और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्या है, जल है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है। आप देख पाएंगे चित्र में तो आपको समझ में आएगा, या पृथ्वी का मैप उठाकर देख लेना। उत्तरी गोलार्ध में अधिकांशतः अलग अलग महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में से सिर्फ 1 महाद्वीप या 2 महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का भी बहुत सारा हिस्सा जो कि उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ 61% जल है, दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। पृथ्वी का या महाद्वीप का सबसे ऊंचा, सबसे स्थल भाग का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, यानी लगभग 8,000 किलोमीटर के आसपास है, ये बोल सकते हो। अगर पृथ्वी की सबसे गहरतम बिंदु, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना गर्त जिसकी गहराई 12,022 मीटर होती है। यानी लगभग ये 12 किलोमीटर के आसपास होती है। इसे 12,022 मीटर, ठीक है, तो ये 12 किलोमीटर के आसपास। तो इसके गहनतम बिंदु और न्यूनतम जो बिंदु होते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ये जो अंतर है ये लगभग 20 किलोमीटर का हो जाता है। ठीक है, तो ये अधिकतम ऊंचाई और ये न्यूनतम गहराई की बात करें तो मेरियाना गर्त, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का हो जाएगा। चलिए देखते हैं इससे आगे का। यह है 11,022 मीटर, ठीक है। कैसे पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस तरह से बनी हुई है? तो देखो, हमने भूकंप है, ज्वालामुखी है, इन सभी का अध्ययन किया। सबसे अधिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें ज्वालामुखी उद्गार जो होता है उससे पता चलता है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। तो कभी पूछे या कहे कि पृथ्वी की संरचना के बारे में सबसे अधिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ज्वालामुखी उद्गार से मिलती है। उसके बाद में देन भूकंप है, इससे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। क्या होता है, जब पाया गया कि पृथ्वी अलग अलग चट्टानों से मिलकर बनी है, ये अलग अलग चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, तो पृथ्वी अलग अलग चट्टान, तो कौन कौन सी चट्टानें हैं पृथ्वी की चट्टानें? तो देखो, पृथ्वी मुख्यतः 3 चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी चट्टानें हैं? तो सबसे पहली है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होती है? आग्नेय चट्टानें मैं बताऊंगा। और पृथ्वी आग्नेय चट्टान के बाद में अगली आती है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें, और इन्हीं अवसादी चट्टानों के बाद में कायांतरित चट्टानें।
ठीक है। इस तरह से पृथ्वी 3 अलग अलग चट्टानों से मिलकर बनी होती है। क्या है इनके बारे में जानकारी? तो पृथ्वी की जो आग्नेय चट्टानें होती है ना, ये अपरतदार चट्टानें होती है। कैसे अपरतदार चट्टानें? तो पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है? तो मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी का जो मेंटल वाला भाग है वो पूर्णतः लावा या फिर मैग्मा से निर्मित है, यानी लावा और मैग्मा उसमें क्या है, भरा हुआ है। तो इसमें लावा और मैग्मा भरा होता है। तो लावा और मैग्मा, लावा एवं मैग्मा के जमने, लावा और मैग्मा के जमने व ठंडा होने के कारण, जमने एवं ठंडा होने के कारण इनका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टानों का। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसा होता है? जब लावा कहाँ से निकलेगा? तो जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उसी से तो लावा निकलेगा। तो जब लावा निकलता है और पृथ्वी पर आकर क्या हो जाता है, भूपर्पटी के ऊपरी भाग पर आकर क्या हो जाता है, जम जाता है। और उसी जमने के कारण से वो जमता है, ठंडा होता है, और ठंडा होने के कारण से जो चट्टानें बनती है वो चट्टानों को कहते हैं हम आग्नेय चट्टानें। अब ये चट्टानें क्या होती है? अपरतदार चट्टानें होती हैं। कैसी चट्टानें होती है? अपरतदार चट्टानें होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? अगर ये अपरतदार चट्टानें हैं तो इसमें बहुत सारी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, यानी खनिज संपदा के हिसाब से ये बहुत संपन्न होती है। तो खनिज संपदा से बहुत संपन्न होती है, संपन्न चट्टानें होती हैं, तो देखो, आग्नेय चट्टानें लावा और मैग्मा से निर्मित होती है। कैसे? ठंडे और जमाव के कारण। अपरतदार चट्टानें होती है, खनिज संपदा के कारण ये बहुत अधिक कैसी होती है, संपन्न चट्टानें होती है, यानी इसमें कई सारी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लोहा, निकिल, है ना, लोहा हो गया, लोहा, ठीक है, निकिल हो गया, निकिल, ठीक है, लोहा है, निकेल है ना। इस तरह से हमारे चुंबक है ना, चुंबकी पदार्थ, चुंबकी चांदी है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ठीक है। इस तरह से जितने भी चट्टानें पाई जाती है ये सभी चट्टानें इसमें आ जाती है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि आग्नेय चट्टानें कैसे लावा और या मैग्मा के जमने के कारण इनका निर्माण होता है। अपरतदार चट्टानें होती है और ये खनिज संपदा से कैसी होती है, भरपूर पाई जाती है। इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत कठोर होती है। तो यह सबसे कठोर चट्टानें होती हैं। ये भी लिख लेना आप लोगों ने, यह सबसे कठोर दिखाई दे रहा है, यह सबसे कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान है, यह सबसे कठोर चट्टान है। अतः इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि ये बन ही लावा से रही है, अतः इसमें जीवाश्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये लावा और मैग्मा से निर्मित होती है। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि आग्नेय चट्टानों का जन्म कैसे होता है, आग्नेय चट्टानें बनती कैसी है। लेकिन कुछ समय के बाद में यही जो आग्नेय चट्टानें हैं, यही अवसादी चट्टानों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ समय, अत्यधिक समय, ताप व दाब, इन तीनों में बदलाव होता है। मतलब ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, ताप धीरे धीरे, क्योंकि ये ठंडी होती है तो ताप क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। परंतु दाब क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, तो दाब बढ़ेगा। और समय भी इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो कहते हैं ना, क्योंकि आज अगर कोई पृथ्वी पर भूकंप आता है या कोई भी चीज़ें पृथ्वी के अंदर दब जाती है तो यही चीज़ बाद में क्या बन जाएगी, जीवाश्म बन जाएगी। तो जीवाश्म का निर्माण कैसे होगा? तो अत्यधिक समय लगेगा, इसमें करोड़ों वर्षों का समय लगता है। ताप घट जाता है और दाब बढ़ जाता है। इसी वजह से ताप दाब के घटने बढ़ने की वजह से और समय काफ़ी लग जाता है। इसी कारण से क्या होता है, अवसादी चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो अवसादी चट्टानें हैं, इनका क्या हुआ निर्माण? तो ये पूछा जाता है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है, या आग्नेय चट्टानें, इनका निर्माण तो ज्वालामुखी उद्गार या फिर लावा या फिर आप बोल सकते हो कि मैग्मा के इससे होता है। और अवसादी चट्टानें किससे बनती है? तो आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी होती है। यही आग्नेय चट्टानें, अब याद रखना ये कैसी चट्टानें होगी, तो ये लावा और मैग्मा से नहीं, ये आग्नेय चट्टानों से बनती है, यानी समय
ताप और दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन के बाद इसका निर्माण होता है, बाद इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, ताप दाब और इन सभी चीज़ में परिवर्तन होने के बाद में इसका निर्माण होता है। ये परतदार चट्टानें होगी क्या? नहीं, क्योंकि ये चट्टानें जब हल्की सी टूटने लगेगी तब इस चट्टान का निर्माण होता है। तो ये अपरतदार चट्टानें होती है। कैसी होती है? अपरतदार चट्टानें होती है, यानी इनमें परतदार नहीं पाई जाती। जैसे ये परतदार थी वैसे ये अपरतदार। इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो पेट्रोलियम गैस, खनिज में कौन कौन से, ये उतनी संपन्न तो नहीं होगी लेकिन खनिज इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल भी यहीं पाया जाता है, पेट्रोल है ना, डीजल, मतलब पेट्रोल डीजल जितनी भी ऐसे लिक्विड वाली जितनी भी गैस है, गैस का निर्माण भी यहीं से होता है, गैसों का निर्माण है ना, जो प्राकृतिक गैसें हैं उनका निर्माण। तो ये इसमें भी काफ़ी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, और जीवाश्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें जीवाश्म होता है, जीवाश्म की उपस्थिति होती है, उपस्थिति होती है, यानी जीवाश्म का निर्माण भी इसमें होता है। तो जीवाश्म अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कायांतरित चट्टानें, जब इसी अवसादी चट्टानें क्या होता है, कुछ चट्टानें सीधे सीधे आग्नेय से कायांतरित में बदल जाती है, कुछ चट्टानें अवसादी से क्या हो जाती है, कायांतरित में बदल जाती है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी अवसादी या कायांतरित होती है। तो देखो, जो कायांतरित चट्टानें हैं ये चट्टानें किससे मिलकर बनी है? आग्नेय चट्टानें से। तो आपसे पूछा जाता है कुछ आग्नेय चट्टानें ऐसी हैं, आग्नेय, मैंने उदाहरण इसलिए नहीं बताया क्योंकि आग्नेय चट्टानें पढ़ ही रहे हैं। तो आग्नेय चट्टानों के कभी उदाहरण पूछे नहीं कौन कौन से, तो आग्नेय चट्टानें, और मैं इसको उदाहरण यही बता देता हूँ। तो आग्नेय चट्टानें सीधे कायांतरित में बदल जाती है, कायांतरित चट्टान में इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, चट्टान, तो आग्नेय चट्टानों का कायांतरित चट्टानों में निर्माण। सबसे पहली आग्नेय चट्टानें आएगी कौन सी? तो पहली है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कठोर पदार्थ है ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट किस में बदल जाएगा? निस में बदल जाएगा ग्रेनाइट जिसमें बदल जाएगा। दूसरा है साइनाइट, साइनाइट, साइनाइट किस में बदल जाएगा? तो ये कायांतरित में बदलेगा और साइनाइट निस में, साइनाइट निस में बदलेगा, साइनाइट निस में बदलेगा। ठीक है, उसके बाद में साइनाइट के बाद में कुछ चट्टानें जैसे ग्रेबो, 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 ये किस में बदल जाएगा? ये सरपेंटाइज में बदल जाएगा, सरपेंटाइन में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? तो बेसाल्ट भी समझ लो आप लोग। ठीक है, बेसाल्ट क्या होता है? जब लावा ऊपर आता है, यानी आग्नेय चट्टानें, लावा सीधा जमीन के ऊपर आता है और ये काली मिट्टी के रूप में जम जाता है, उसे ही बेसाल्ट कहते हैं। जब लावा काली मिट्टी के रूप में जम जाता है उसे बेसाल्ट कहते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। बेसाल्ट क्या है? जब लावा काली मिट्टी के रूप में जम जाता है उससे बेसाल्ट कहते हैं, बेसाल्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसाल्ट किसे कहेंगे। तो जब लावा काली मिट्टी के रूप में जम जाएगा उसे बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है, तो बेसाल्ट के उदाहरण, तो कई बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों से होता है? आग्नेय चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से, कायांतरित चट्टानों से। तो आपको पता होना चाहिए आग्नेय चट्टानों से हुआ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेसाल्ट। चौथा उदाहरण है बेसाल्ट। बेसाल्ट, बेसाल्ट किसमें? सिस्ट में बदल जाएगा, सिस्ट में बदल जाता है। बिटुमिनस कोयला, जो बिटुमिनस कोयला है ना, बिटुमिनस कोयला, जो ग्रेफाइट, हम लोग जो पेंसिल का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट के रूप में बदल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये ऐसे पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किस में बदल जाएगा? पहले तो आग्नेय चट्टानें, तो आग्नेय चट्टानें कायांतरित में बदलेगी तो ग्रेनाइट निस में बदल जाएगा, साइनाइट निस में बदलेगा, ग्रेबो सरपेंटाइन में बदल जाएगा, बेसाल्ट सिस्ट में बदल जाएगा और बिटुमिनस जो है ये ग्रेफाइट में बदल जाएगा। ठीक है,
इतनी चीज़ें क्लियर हुई है। तो कुछ आग्नेय चट्टानें जो डायरेक्टली कायांतरित में बदल गई, और अब कुछ अवसादी चट्टानें भी ऐसे जो कायांतरित में बदल जाएगी। तो अवसादी चट्टानों को भी देख लेते हैं। कुछ अवसादी चट्टानें जो कायांतरित में बदलती है। अवसादी चट्टानें, अवसादी जो किस में बदलेगी? कायांतरित चट्टानों में बदलेगी। पहली है सपिंड, पहली चट्टानें हो जाएगी सपिंड, सपिंड ये बदलेगी सपिंड सिल्ट में, सपिंड सिल्ट सिस्ट, सपिंड सिस्टम बदल जाएगी, सपिंड सिस्टम बदल जाएगी। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाएगा, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट इस तरह से क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। ठीक है, सपिंड सिल्ट में बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। सेल स्लेट में बदल जाएगा, जो सेल है ये स्लेट में बदल जाएगा, स्लेट। ठीक है, कुछ चीज़ें है ना, लिग्नाइट कोयला जो है ये बिटुमिनस कोयला में बदल जाएगा, नहीं एंथ्रासाइट कोयला में। लिग्नाइट कोयला ये एंथ्रासाइड में, एंथ्रेसाइड कोयला में बदल जाएगा, एंथ्रासाइड कोयला में। और जो चूना पत्थर है ये संगमरमर में बदल जाएगा, चूना पत्थर ये किस में बदल जाएगा? संगमरमर में बदल जाएगा। ये आपको याद रखना है कि अवसादी चट्टानें कायांतरित में बदल रही है, सपिंड सिल्ट में बदल जाएगा, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाएगा, सेल स्लेट में बदल जाएगा, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइड कोयले में बदल जाएगा, और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से इन चट्टानों का हुआ। अब कुछ कायांतरित चट्टानें ऐसी है जो खुद कायांतरित में बदल जाती हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कुछ कायांतरित चट्टान जो है जो खुद कायांतरित में बदलते हैं, कायांतरित कुछ कायांतरित चट्टानें जो खुद कायांतरित में, जैसे स्लेट। ठीक है, स्लेट ये फाइलाइट में बदल जाता है, फाइलाइट। और ये जो फाइलाइट है ना, ये फाइलाइट ये स्लेट में बदल जाएगा, सिस्ट में। ठीक है, तो जो स्लेट है फाइलाइट में, और फाइलाइट सिस्ट में बदल जाएगा। तो ये था चट्टानों के बारे में जानकारी कि कौन कौन सी चट्टानें किस किस चट्टानों में बदल रही है और कैसे कैसे बदल रही है। ठीक है, यहाँ से एक एक चीज़ें काम के एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, बड़े आगे ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, मैंने कहा कि सभी चट्टानें किससे मिलकर बनी हुई हैं? आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी हुई हैं। परंतु अलग अलग समय के बाद में क्या होता है, जब थोड़ा बहुत समय बीत जाता है तो वो अवसादी चट्टानों में बदल जाती है, और बहुत ज़्यादा जब ये टूट फूट होने लगती है तो वो कायांतरित में बदल जाती है। यानी एक प्रकार से जो चट्टानें हैं वो भंगुर बन जाती है, तो वो कायांतरित में आ जाती है। ठीक, अब क्या होता है, जो आग्नेय चट्टानें हैं, ये आग्नेय चट्टानें निकलती कहाँ से हैं? मतलब इनका जन्म कैसे होता है, कहाँ से आती है? तो ज्वालामुखी उद्गार का नाम आपने सुना होगा। जैसे कायांतरित चट्टानें मतलब आग्नेय चट्टान, ये आग्नेय चट्टान क्या होता है, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर दोनों तरफ आकृति बनाती है। एक अंतर्वर्धीय आकृति बना देती है, अंतर्वेदी, दूसरी बहिर्वर्धीय आकृति बना देती है, यानी ऊपर की ओर आकृति बना देती है, और एक अंतर की ओर मतलब आंतरिक या अंतर्वेदी आकृति बना देती है। इस तरह से निर्माण होता है। तो कैसे इनके बारे में पता चला? क्या होता है, लावा जब पृथ्वी से निकलता है तो अलग अलग रूप में निकलता है। तो
तो कुछ आग्नेय चट्टानें हैं जिनके नाम कुछ अलग अलग हैं। चट्टान तो आग्नेय चट्टानें होगी नाम, क्योंकि जब लावा पृथ्वी पर आएगा तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनेगी, फिर उसके बाद में अवसादी में जाएगी और फिर कायंत्रित में जाएगी। तो इसी तरह से पहली आग्नेय चट्टानें जो इनकी आकृति, आग्नेय चट्टानों के जो नाम हैं, इनके कई सारे नाम हैं, इनका जो नाम है कैसा किया गया है, उनकी आकृति, ठीक है, उनके आकार, आकृति आकार, ठीक है, इनके आधार पर उनका नामकरण किया गया है। इनके आधार पर क्या किया, उनका नामकरण किया गया है, ठीक है। क्या होता है, जैसे पहली है बैथोलिथ, ठीक है। बैथोलिथ कैसी होती है, तो बैथोलिथ जो चट्टान होती है ना, आग्नेय चट्टान का ही एक रूप है। बैथोलिथ जो है आग्नेय चट्टान का ही एक रूप है। बैथोलिथ ये बहुत बड़ी बड़ी एक प्रकार की अंतर्वेदी चट्टान है। कैसी चट्टान है, अंतर्वेदी चट्टान है। इसे पाताली पिंड भी कहते हैं, इसे पाताली पिंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, पाताली पिंड भी कहा जाता है, क्योंकि पाताल से निकलती है। ये जो है इसका जो आकार है गुंबदनुमा होता है, गुंबदनुमा आकार होता है। कैसा आकार होता है, गुंबदनुमा आकार होता है। और इसके जो गुंबदनुमा आकार है ना, उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े जैसे गुंबद आपने देखा होगा, तो इसके भी वैसे ही निकले होते हैं गुंबद के आकार का। और इनका आकार 100 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर का आकार होता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि पाताली पिंड के नाम से किसे जाना जाता है, बैथोलिथ को जाना जाता है। अंतर्वेदी चट्टान कौन सी है, तो बैथोलिथ है। ये अलग अलग चट्टान है और किस चट्टान में आती है, आग्नेय चट्टानों में आती है। इनका आकार कैसा होता है, तो 100 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर होता है, तब जाकर ये बैथोलिथ में आती है, ठीक है। कुछ उदाहरण भी है इसके, जैसे इदाहो बैथोलिथ, इदाहो बैथोलिथ। इदाहो बैथोलिथ कहाँ का है, यूएसए का है। कनाडा का भी है कोस्ट रेंज बैथोलिथ, कोस्ट रेंज बैथोलिथ किसका है, कनाडा का है, ठीक है। ये पूछा जाता है कोस्ट रेंज बैथोलिथ कहाँ का है, कनाडा का है। और इदाहो बैथोलिथ कहाँ का है, यूएसए का है। दूसरा बैथोलिथ देख लेते हैं। बैथोलिथ के बाद में आ जाता है, ये पूछा जाता है कैसी कैसी आकृति होती है, क्या क्या हो जाता है, तो इनका आकृति के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये पाताली पिंड है, अंतर्वेदी होता है। स्टॉक क्या है, बैथोलिथ का छोटा भाई। यह बैथोलिथ का छोटा रूप है। छोटा रूप कितना छोटा, यानी 100 किलोमीटर स्क्वायर से जो छोटा एरिया होता है ना, से छोटे बैथोलिथ इसमें आते हैं, जिसका एरिया कितना हो, इससे कम हो। यह भी कैसा होता है, गुंबदाकार होता है, गुंबद के आकार का ही होता है ये भी, ठीक है। ये भी एक पिंड होता है। ये भी कैसा होता है, अंतर्वेदी होता है, वर्धी है ना, अंतर्वेदी मतलब पृथ्वी के अंदर की ओर बनता है, ठीक है। उसके बाद में बैथोलिथ का छोटा भाई क्या हो जाएगा, स्टॉक, ठीक। तीसरा हो जाता है लैकोलिथ, ठीक है। लैकोलिथ क्या होता है, जब मैग्मा गुंबदाकार ऊपर छतरीनुमा आकृति बना देता है। जब मैग्मा जो है, मैग्मा पृथ्वी के ऊपर, जब मैग्मा धरातल के ऊपर, या आप बोल सकते हो जब मैग्मा ऊपर की गुंबदाकार
गुंबदाकार। जब मैग्मा ऊपर की ओर गुंबदाकार, मतलब इस तरह से मैग्मा निकलता जा रहा और ऊपर एक गुंबद का आकार बन जाएगा। तो जब मैग्मा ऊपर की ओर गुंबदाकार छतरीनुमा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। पूछा जाता है कि ये कैसी आकृति बना देता है, गुंबदाकार छतरीनुमा आकृति का निर्माण करता है, आकृति का निर्माण करता है। और ये एकमात्र अंतर्वेदी बहिर्वर्दी क्या है, यह एकमात्र बहिर्वेदी ज्वालामुखी का, यह एकमात्र बहिर्वेदी ज्वालामुखी का अंतर्वर्धी चट्टान का है या चट्टान है, अंतर्वेदी उदाहरण है, ठीक है। कुछ और भी आ जाते हैं जिनके नाम और जिनके डिज़ाइन आपको पता होने चाहिए। जैसे अगला आ जाता है लिपोलिथ, लेपोलिथ की आकृति कैसी होती है, तस्तरीनुमा। यह मैग्मा के तस्तरीनुमा इसकी आकृति होती है। कैसी होती है, तस्तरीनुमा। इसमें मैग्मा तस्तरीनुमा आकार में जम जाता है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेपोलिथ के बाद में आ जाता है फैकोलिथ, ठीक है। फैकोलिथ में क्या हो जाता है, लहरदार जाती है। तो इसमें मैग्मा लहर के आकार का, लहरदार होता है, लहरदार होता है, मतलब लहर के आकार का उड़ते रहता है, ठीक है, लहरदार होता है। उसके बाद में आ जाता है सिल, ठीक है, सिल। ये क्या होता है, पृथ्वी के समानांतर एक शीट बिछ जाती है ना, पृष्ठ के समानांतर, भूपृष्ठ के समानांतर एक पृष्ठ बिछ जाती है, समानांतर बिछ जाती है। कुछ होते हैं डाइक, ठीक है। डाइक कैसे होंगे, तो डाइक दरार के अंदर, मतलब इस तरह से दरार है, दरार के अंदर अगर मैग्मा भरा जाए तो इसी आकार में बन जाएगा। तो दरार के अंदर इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डाइक का। तो डाइक का निर्माण दरार के अंदर होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आग्नेय चट्टानें जब मैग्मा पृथ्वी पर आता है तो कैसे कैसे कौन कौन सी आकृति बनती है और इनका नाम कैसे किया जाता है। तो आग्नेय चट्टानों के अलग अलग नाम हैं, मतलब जो चट्टानें बनती हैं उनके नाम अलग अलग है, उनकी आकृति और आकार के नाम पर रखा जाता है। जैसे बैथोलिथ, ये भी आग्नेय चट्टान का ही एक उदाहरण है। और कैसे आकृति बना देती है अंतर्वेदी चट्टानों का, और इसमें पाताली पिंड होते हैं और गुंबदनुमा आकार के आकृति बनाते हैं। हिदोही बैथोलिथ यूएसए का उदाहरण है। कोस्ट रेंज बैथोलिथ कनाडा का है। स्टॉक जो है बैथोलिथ का छोटा भाई है, ठीक है। लेकोलिथ जो होता है गुंबदाकार होता है, तस्तरीनुमा इसकी आकृति होती है। लेपोलिथ जो होता है तस्तरीनुमा आकृति बना देता है, ठीक है। उसके बाद में फैकोलिथ जो होता है लहरदार, इसका आकार लहरदार होता है, मतलब इस तरह से लहरें बनती है। सिल जो है भूपृष्ठ के समानांतर बनता है। और डाइक जो है एक प्रकार से जो दरारें होती है, दरार के अंदर मैग्मा जब भर जाता है और जो आकृति बनती है उसे हम डाइक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लगा होगा। मैंने इसमें बहुत कम बातें की है, जो सीधे सीधे काम की है उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया है। अगर आप लोगों ने आई होप इतना अगर पढ़ लिया, या जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चरों को आप लोगों ने पूरा अगर देखा है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ज्योग्राफी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।